Namaskar students. Today we discuss about exceptional cases of electronic configuration. We are already continuing with electronic configuration. What is meant by electronic configuration? The distribution of electron in atomic orbital. और शॉर्ट में हमने बताया था कि कुछ बातें हम वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वी शुड नो द हफ्बा प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल, हंस रूल प्रिंसिपल, n+l रूल। सबसे पहले हमें n+l रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी सीक्वेंस पता होना चाहिए। दैट इज 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. This is the sequence of energy orbital. Sequence of orbital is in increasing order of their energy, and this is as per n+l rule. n+l रूल के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है ये डायरेक्ट, यू कैन राइट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गो टू द ns. ns का मतलब आउटमोस्ट वैलेंस सेल। जो भी सेल चल रहा होगा उसके s में, तीसरा चल रहा है तो 3rd s, 4 चल रहा है तो 4s, 6 चल रहा है 6s. देन गो टू n-2f if it is possible. अगर पॉसिबल है n-2, जैसे f कब होगा जब कम से कम n की वैल्यू 6 हो, l की वैल्यू कम से कम यानी कि 4 में ही आएगा f, n की वैल्यू कम से कम 4 हो, नोट 6, 4. n1 अगर है तो सिर्फ s होगा, 2 है तो s और p, 3 है तो sp और d, और f है तो sp, 4 है तो sp d f. तो n-2f, तो यहाँ जब 6 वैल्यू आएगी, 6 आएगी तभी है 4f आएगा. देन n-1d एंड देन np. ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अकॉर्डिंग होगा. फिर वी कैन टेक हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन. इधर ले लेते हैं थोड़ा सा. हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. These are elements having stable distribution of electron, stable electronic configurations, arrangement of 2, arrangement of 18, arrangement of 36, 54 and 86. इसके बाद स्टार्ट होगा 2s, 3s, 4s, 6s, 7s और n की वैल्यू आ जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया भी है, और आपको मैंने पिछले लेक्चर में वर्क असाइन किया था कि आप 1 to 118, 1 से लेके 118 तक आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए. एस सबसेट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया था. उसके बाद आपको क्या काम करना था, आप पहले इसके अकॉर्डिंग करिए. पहला इलेक्ट्रॉन 1s1, फिर 1s2, देन 2s1, देन 2s2, देन 2p, सो ऑन. सभी का जब कर लोगे, कुछ एक एक्सेप्शन आपके सामने आएंगे. आपने पूरी अपनी टेबल बना ली, फिर आप बुक से उनको कंपेयर करके देखिए. आप देखोगे कि बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनमें जैसा आपने किया है उससे कुछ अलग है. वो एक्सेप्शनल केसेस है, और वो क्यों एक्सेप्शन है उसकी बात अभी हम करते हैं. जैसे एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29. पहले मैं इन 2 को एक्सप्लेन करता हूँ. 24 में आपके पास है क्रोमियम, और 29 में आपके पास है से कॉपर. इन 2 की बात हम कर लेते हैं. 24 का होना चाहिए आर्गॉन 18, 3d, 4s. तो
आर्गन 18, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा 20 और रिमेनिंग 4। सेम आर्गन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 3d से पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। तो नॉर्मल हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में दिस बिकम 3d5 4s1, दिस बिकम 3d10 4s1। होना ये चाहिए था लेकिन ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, मैं 2 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपको बहुत सारे मिलेंगे। कुछ ज्यादातर इससे एक्सप्लेन इस तरह के मिलेंगे, कुछ अलग भी कैटेगरी के मिलेंगे, वो हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। ये देखिए, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो आपने नील बोर मॉडल पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल, दिस इज थर्ड लेवल, दिस इज फोर्थ लेवल, दिस इज फिफ्थ लेवल, जितना एनर्जी गैप फर्स्ट और सेकंड के बीच में है उतना एनर्जी गैप सेकंड और थर्ड में नहीं है, और थर्ड और फोर्थ का एनर्जी गैप और भी कम है, 4 5 का और कम है, 5 6 का और कम है। जैसे जैसे एनर्जी इज -13 12 z² n²। अगर हाइड्रोजन की बात करें और z की वैल्यू आप यहाँ 1 रख लें तो पहले लेवल में आ रहा है इतना, दूसरे लेवल में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग इतना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। तीसरे में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 185 84 ऐसे आएगी एक वैल्यू, आप देख लेना। तो यहां से दिख रहा है कि जितना गैप, लगभग 1000 का गैप है पहले और दूसरे में गैप बहुत कम है, तीसरे में और चौथे में तो गैप और कम हो जाएगा। तो जितना एनर्जी का गैप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एनर्जी का लेवल जो एक लेवल और दूसरे लेवल के बीच में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में करवा रहा हूं आपको, जितना एनर्जी गैप फर्स्ट और सेकंड लेवल में है उससे कम लेवल गैप सेकंड थर्ड में हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि सब सेल बढ़ते जाते हैं, पहले में सिर्फ 1s है, दूसरे में 2s और 2p है, तीसरे में 3s 3p और 3d है, ऐसे चौथे में 4s 4p और 4d और 4f आ जाएगी। तो एक तो मेन सेल के बीच में एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, मेन सेल के बीच में एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, और ऊपर से सब सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ये है 3d और ये है 4s, इसमें एनर्जी गैप बहुत कम हो जाएगा, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये थर्ड सेल का है और ये फोर्थ सेल का है। वैसे ही तीसरे और चौथे लेवल का गैप कम है, ऊपर से नंबर ऑफ सब सेल बढ़ गए, तो 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो गया। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि s है मोर पेनिट्रेशन पावर देन p देन d देन f। ये आपने 2s का और 2p का जब प्रोबेबिलिटी कर्व, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हमने प्लॉट किया था, तब भी आपने देखा था कि 2s और 2p में अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इट स्पेंड इट्स टाइम मोर टाइम टुवर्ड द न्यूक्लियस। 2p के इलेक्ट्रॉन की बजाय 2s का इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा टाइम न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा क्लोज बिताता है एज कंपेरिजन टू 2p। इसका मतलब ही पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब ही किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के नजदीक रहना पेनिट्रेशन है। इस बात का मतलब यह हुआ कि s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करता है एज कंपेरिजन टू p, एज कंपेरिजन टू d, एज कंपेरिजन टू f। तो अब इसका 3d है और इसका 4s। वैसे तो ये थर्ड सेल का है, ये फोर्थ सेल का है, लेकिन s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो s इससे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और s वाला की एनर्जी 3d से कम हो जाएगी। सेल के हिसाब से तो ये थर्ड सेल का है, ये फोर्थ सेल का है, फोर्थ की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, थर्ड की कम होनी चाहिए। लेकिन ये दो रीजन है। एक तो एज वी मूव फार फ्रॉम द न्यूक्लियस द गैप बिटवीन डिफरेंट सेल बिकम लेस एंड नंबर ऑफ सब लेवल इंक्रीज, सो
the sublevel of inner cell and outer cell come very close to each other. दूसरी बात, S subcell have more penetration power than P, then D, then F. इस वजह से वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं. इतना एनर्जी गैप कम हो जाता है कि अगर कोई दूसरा स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ गया तो वो जो आपका जो एक्सेप्शन एक तरह से क्रिएट हो जाता है. 1s और 2s में एनर्जी गैप ज्यादा है, 2s और 2p में कम है, या फिर ये अलग अलग सेल के हैं, थोड़ा गैप है, लेकिन जितना गैप 1s और 2s में था उससे कम गैप 3p और 4s में है. ये थर्ड सेल का है और ये बल्कि 3d मानोगे आप, क्योंकि थर्ड का d है. तो इनमें गैप इतना कम हो जाता है कि इजीली इलेक्ट्रॉन S से D में या D से S में इजीली जंप कर जाता है. तो ये इसके दो रीजन हुए, एक तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड. atomic orbitals are more stable than partially filled atomic orbital. जो पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब हुआ जो पूरी तरह से फुल नहीं है. हालांकि हाफ फील्ड भी पार्शियली फील्ड में आता है, लेकिन जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड को हमने एक अलग कैटेगरी बना दी. ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू अदर. एस के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एस में या तो 0 होगा या S1 होगा या S2 होगा, तीन ही पॉसिबिलिटी है. पी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो खाली है, या P1, P2, P3, P4, P5, P6. डी में क्या पॉसिबिलिटी है, D1 से लेके D0 से लेके D10 तक. एफ में क्या पॉसिबिलिटी है, F0 से लेके F14 तक. तो 0 को तो छोड़िए आप, S में 1 है तो हाफ फील्ड है, क्योंकि S में 2 आ सकते हैं, और 2 है तो फुल फील्ड है. तो S की तो दोनों ही सिचुएशन स्टेबल है, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है. P में देखिए, P3 हाफ फील्ड है, P6 फुल फील्ड है. P1 ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, P2 और P3 हाफ फील्ड, देन P6 फुल फील्ड. तो P का जो ऑर्बिटल है, P3 एंड P6 आर मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू P1, P2, P4 एंड P5. सेम D में D है 5 ऑर्बिटल, D1, D2, D3, D4, D5 हाफ फील्ड, और D10 फुल फील्ड. So in case of D5 and D10 are extra stable, F7 and F14 are extra stable. So one observation is that half filled and completely filled atomic orbital are extra stable. They have more stability. They are extra stable. Extra stable क्यों है ये? Due to symmetry. Now question is that this is the observation कि half filled and completely filled are more stable. Then now question is that why they are more stable? क्यों है ज्यादा stable? Because of पहला किस वजह से? Symmetry. Symmetry always gives stability. Symmetry हमेशा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी. A symmetrical structure is more stable as comparison to unsymmetrical. ये बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है. एक तो सभी ऑर्बिटल में मान लिया P के 3 ऑर्बिटल है, Px, Py, Pz. एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है. दिस इज मोर स्टेबल सिचुएशन एज कंपेरिजन टू यहाँ और यहाँ है, यहाँ नहीं है. If electrons are distributed symmetrically around the nucleus, it is more stable arrangement as comparison to unsymmetrical distribution.
सिमेट्री ऑलवेज गिव स्टेबिलिटी। तो P में अगर हम देखेंगे तो P3 या P6, D में देखेंगे तो D5 और D10, F में अगर हम देखेंगे तो F7 और F14। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हमेशा स्टेबिलिटी देगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी ऑर्बिटल है, अगर उनमें सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। बराबर डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल है जब या तो सारे हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, खाली है वो स्टेबल ही अपने आप में, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसकी हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री ऑलवेज गिव स्टेबिलिटी। और एक और बात देखिए आप, एज कंपेरिजन टू एस, पी, डी और एफ, एज कंपेरिजन टू एस, पी रिक्वायर मोर सिमेट्री, एज कंपेरिजन टू पी, डी रिक्वायर मोर सिमेट्री। एस में तो आइदर इट इज S1 और S2, दोनों ही केस बराबर है। P में थोड़ा साइज बढ़ गया है, D का और साइज बढ़ गया, F का और साइज बढ़ गया। जितना बड़ा साइज होगा उतना सिमेट्री उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। स्टेबिलिटी गेन ड्यू टू सिमेट्री इज मोर इन केस ऑफ F orbital than D, and in D it is more than P, and in P it is more than S। दूसरी बात, दो रीजन है इसके पीछे भी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, सिमेट्री प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। छोटे साइज में सिमेट्री की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। छोटा साइज जब है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, इट इज अंडर मोर इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उनको अच्छी तरह से कंट्रोल रख लेगा। बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गए, नाउ इट रिक्वायर्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। विदाउट सिमेट्री नाउ द अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस। ऐसे तो अट्रैक्टिव फोर्स का डिस्टेंस से लिंक है, लेकिन हम यहाँ पे सिमेट्री की बात कर रहे हैं, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। और इसका मतलब लार्जर साइज, बिगर साइज में ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। कभी आपने एक पेड़ की एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक पेड़ है, उस पेड़ के सभी टहनियां चारों तरफ बराबर बराबर है तो ज्यादा स्टेबल है, या सारी टहनी एक ही तरफ हो जाए तो ज्यादा स्टेबल है? सारी टहनी अगर एक ही तरफ होगी, हवा आएगी तो पेड़ गिर जाएगा। लेकिन अगर चारों तरफ बराबर है तो बैलेंस है। सेम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स स्टेबिलिटी। छोटे आपने घास को टूटते नहीं देखा होगा कभी कि भाई आंधी आ गई, तूफान आ गया और घास का पेड़ गिर गया, बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो छोटे को सिमेट्री की ज्यादा जरूरत नहीं है, विदाउट सिमेट्री भी स्टेबलाइज है। तो हालांकि वो इससे कोरिलेट नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि सिमेट्री गिव्स स्टेबिलिटी। दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है? When degenerate orbital is there, say px, or in case of d you can take 5. There are 5 d orbital: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, or dz square. d x y, say this is the distribution. Then these are the degenerate orbital. All of these orbital have same energy. Degenerate orbital कौन से होते हैं? Degenerate orbital वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो। इन सभी की एनर्जी सेम है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। The orbital which have same energy, their electron may exchange with each other. ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। This is an exchange of electron. And due to this exchange of electron, some energy of system get reduced. इस exchange की वजह से क्या हो जाएगा? एनर्जी कम हो जाएगी। This is known as exchange energy. Exchange energy means due to exchange of electron within degenerate orbital, the energy of system get reduced. This is known as exchange energy. जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिड्यूस होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो लेस विल बी द एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। एक सिस्टम की एनर्जी 10 किलो जूल है,
एंड ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी 2 किलो जूल एनर्जी कम होगी ड्यू टू एक्सचेंज, तो 8 किलो जूल हो जाएगी इसकी। और अगर ड्यू टू एक्सचेंज 3 किलो जूल रिड्यूस होती तो 7 किलो जूल बन जाएगी। तो विच इज मोर स्टेबल? 7 किलो जूल इज मोर स्टेबल। इसका मतलब जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा उतनी उसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो एक्सचेंज एनर्जी इज द एनर्जी रिड्यूस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और सिमेट्री मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons around the nucleus. These two factors give stability. So why half filled and completely filled are more stable? There are two reasons. One, half filled and completely filled atomic orbital have more symmetry. Half filled and completely filled atomic orbital have more exchange energy. Exchange energy कैसे ज्यादा होगी उसका भी करेंगे। सिमेट्री तो कैसे है you know कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे से वन इज D4 1 2 3 4 एंड दिस इज 3D4 एंड दिस इज 4S2। इट इज सिमेट्री, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज स्टेबल, फुलफिल्ड है। D4 ना तो हाफ फील्ड है और ना कंप्लीटली फील्ड है। इट इज नाइदर हाफ फील्ड और नॉट कंप्लीटली फील्ड, सो इट इज लेस स्टेबल एज कंपेरिजन टू इफ वन इलेक्ट्रॉन कम टू दिस, देन व्हाट हैपन? 1 2 3 4 5, दिस इज D5 and 4S1. So 4S1 is half filled, symmetrical. 4S2 भी सिमेट्री, 4S2 में भी सिमेट्री थी, 4S1 में भी सिमेट्री थी। 3D5 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों तरफ बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन D4 में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो एज कंपेरिजन टू 3D4, 3D5 have symmetrical distribution around the nucleus, so it is more stable. दूसरी बात देखिए अब नाउ exchange energy. Say this electron, say this is first, second, third and fourth electron. First electron may exchange with second, third and fourth. पहला वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड से एक्सचेंज हो सकता है, मींस सेकंड इसमें आ जाए, ये इसमें चला जाए। फर्स्ट वाला थर्ड से एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि थर्ड यहाँ जाए, ये यहाँ चला जाए। फोर्थ के साथ हो सकता है, ये यहाँ चला जाए, यहाँ जाए। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ चेंज हो सकता है, जो हमने पहले ही काउंट कर लिया। इट मे एक्सचेंज विद थर्ड एंड फोर्थ। इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड मे एक्सचेंज विद फर्स्ट, दैट इज ऑलरेडी काउंटेड हियर, थर्ड एंड फर्स्ट। मे एक्सचेंज विद सेकंड, थर्ड एंड सेकंड ऑलरेडी काउंटेड, देन विद फोर्थ। फोर्थ मे एक्सचेंज विद फर्स्ट, यह काउंट हो गया। फोर्थ सेकंड, ये काउंट हो गया। फोर्थ थर्ड, ये काउंट हो गया। टोटल एक्सचेंज 1 2 3 4 5 6 एक्सचेंज इज पॉसिबल, 6 एक्सचेंज पॉसिबल है। और या ये तो है वन, वो तो अलग एनर्जी का है। 3D एंड 1S 4S नॉट डिजनरेट, इनकी एनर्जी बराबर नहीं है, ये डिजनरेट है। इनमें एक्सचेंज एनर्जी की बात हम करेंगे तो इनमें करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज विद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, because all of they are degenerate. Second may exchange with first, already counted, so third, fourth and fifth. Third may count with first, third and first, and with second, third and second, then remaining are 4 and 5. 4 with first, 4 and first, 4 and second, 4 and second, 4 and third, 4 and third, then with 5. And 5 with first, 5 first, 5 4, 5 4, 5 with 4, 5 with third, 5 with second. So total number of exchange 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 exchange is possible. So in this case, if electronic configuration is D4S2, D4 is not symmetrical and have less exchange energy. Only 6 exchange are possible. But in case of
this it is more symmetrical and number of exchange is also more possible. So in nutshell we can say 3d4s2 is less stable as comparison to 3d5 and 4s1. This is more stable due to two reasons. It is more symmetrical distribution around the nucleus, and second, exchange energy is more. So due to more exchange energy and due to more symmetry, the half filled and completely filled orbital are more stable. लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई हमेशा ऐसा हो, क्योंकि दिस इज द वन फैक्टर. मान लिया एक इलेक्ट्रॉन कहीं जंप कर रहा है, एक किसी लोअर लेवल से और हायर लेवल में जंप कर रहा है, और ये जंप कर रहा है, इट रिक्वायर 10 जूल एनर्जी फॉर जंप. 10 जूल एनर्जी चाहिए वहां पे उसको, तो एनर्जी तो ज्यादा यहां होगी. लेकिन अगर इस जंप की वजह से 10 किलो जूल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई ड्यू टू जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, लेकिन ड्यू टू सिमेट्री इट लॉस 4 किलो जूल एनर्जी, एंड ड्यू टू मोर एक्सचेंज इट लॉस से 8 किलो जूल एनर्जी. इस जंप की वजह से when an electron, we can say avoid the N+L rule, when an electron jump from lower level to higher level, and if this jump is compensated by other factor, 4 किलो जूल ये हो गया तो से फॉर एग्जांपल 2 किलो जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल एनर्जी लेवल की बजाय हायर लेवल में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. क्यों हो गया? क्योंकि वहां जाके इसमें सिमेट्री आ गई. और तो यानी कि और अगर रिवर्स होता, एनर्जी गैप होता 15 किलो जूल, सिमेट्री आती है 4 किलो जूल, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती है 8 किलो जूल, 12 + 3, तो यहां तो एनर्जी बढ़ रही है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक्सचेंज कर दोगे आप. 3D और 4s के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, ऑलरेडी वो हम बात कर चुके. देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5s एंड 4D, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 6s, 4f एंड 5D, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज. तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है. बल्कि जैसे जैसे आगे जाएंगे, जितना गैप यहाँ है उससे भी कम डिफरेंस यहाँ होगा, और उससे भी कम डिफरेंस यहाँ होगा, और उससे भी कम डिफरेंस आपस में यहाँ होगा. क्योंकि एक तो मेन लेवल के बीच में एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, ऊपर से सब लेवल बढ़ते जा रहे हैं. एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू पीडीएफ, तो वो ज्यादा पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ आ रहा है. इसीलिए तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 6s में चला गया, इसकी एनर्जी कम है इसीलिए तो चला गया. तो आगे आगे जाके मर्ज हो रहे हैं, और वहां पे अगर कोई और फैक्टर अगर उनको अलाउ कर देता है, एक सिंपल सी बात है, आप कहीं जा रहे हो, वहां पे आपका 10 रुपया खर्चा लगता है और आपको वहां पे 20 रुपए मिल जाते हैं, तो आप आराम से जाओगे, क्या दिक्कत है? हमारा जो 10 रुपए का खर्चा हुआ वो कंपनसेट हो गया, ओवरऑल वी गेट स्टेबलाइज. लेकिन आप वहां जा रहे हो, जाने में खर्चा तो लग रहा है 20 रुपया और आपको वहां मिलता है 15 रुपया. क्यों जाओगे? क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ वो नहीं कंपनसेट हो रहा है. तो कुल मिला के अगर कहीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी सीक्वेंस जो हमने N+L के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और उसका एक्सेप्शन आ रहा है, तो उस एक्सेप्शन के पीछे कोई रीजन है, वो लेवल अलाउ हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण है. और कारण यही है कि वो किसी न किसी फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, जो हम N+L में कंसिडर नहीं किया हमने. तो ज्यादातर केसेस में N+L रूल फॉलो होता है, लेकिन जहां फॉलो नहीं हो रहा है, जहां एक्सेप्शन है, वहां पे आप एक्सप्लेन करोगे. जैसे कॉपर और क्रोमियम का एग्जांपल है, हमारे नॉर्मल हिसाब से ये होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लेकिन एक्चुअल में ये है. इसका रीजन आप ये कहोगे, बिकॉज हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल. वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है? उसके लिए आप कहोगे बिकॉज दे आर हाफ फील्ड, दे आर मोर सिमेट्रिकल, और कंप्लीटली फील्ड इज आल्सो मोर सिमेट्रिकल, एंड दिस सिमेट्री प्रोवाइड स्टेबिलिटी. सेकेंड आप कहोगे इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल आर मोर, then exchange energy is also
increase. So due to more exchange energy and more symmetry, this D5 is more stable than D4, D10 is more stable than D9. बहुत सारे एक्सेप्शन आपके इस फैक्टर से एक्सप्लेन हो जाएंगे। कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताई जा रही है, से 4D4 5S2, 4D9 5S2, 5D4 6S2, 5D9 6S2, 6D में तो छोड़िए आप, 6D को आप इन्हीं को करिए। So this become 4D 5S1. This become 4D 10 5S1. Same like this. और this become 5D5, D4 का D5 बन गया 6S1, and this become 5D10 6S1. जहाँ S2 होना चाहिए था, तो एक तरह से ये 3D सीरीज में, ये 4D की सीरीज में और ये 5D की सीरीज में आपके इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे। अगर कहीं पे हो रहा है आपका से 6S2 5D1 4F6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसकी बजाय बन जाता है 6S2 5D0 4F7। रीजन बता सकते हो? बिकॉज F6 की बजाय F7 इज मोर स्टेबल। कहीं पे आता है आपका 7S2 5D1 5F 6D1 6, and this become 7S2 6D0 और 5F7. This is due to symmetry. सेम अगर कहीं F13 आता है, F13 है से 4F13 and 5D1, और इसकी बजाय बन जाता है 5D तो 0 और 4F14. If it is 6D1 5F13, it become 6D0 and 5F14. तो F13 से F14 बन गया, F13 से F14 बन गया, F6 से F7 बन गया, D4 से D5 बन जाए, D9 से D10 बन गया, F6 से F7 बन गया, और F13 से F14 बन गया. All of these exceptions you can explain on the basis of more symmetry and more exchange energy. हालांकि आप 2p2 को 2p3 नहीं बनाओगे, हालांकि सिमेट्री तो उसमें भी आ रही है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में बनता है 1s2 2s2 2p2। तो कोई अगर आपको कहे कि ये 1s2 2s1 2p3 हो जाए, तो ये मोर स्टेबल है, कोई डाउट नहीं, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एक बात मैं पहले बता चुका, क्योंकि पहली बात तो ये है कि 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू 4s और 3d। यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करने में कम एनर्जी चाहिए, यहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरी बात, कार्बन का साइज छोटा है, सेकंड सेल न्यूक्लियस के क्लोज है, अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, नो नीड ऑफ सिमेट्री, लेस अगर अट्रैक्शन लेस सिमेट्री है तो भी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। घास के पेड़, घास नहीं टूटती आंधियों में, लेकिन जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर गए, अट्रैक्शन फैक्टर कम हो गया, नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ सिमेट्री इज मोर, हियर द रोल ऑफ सिमेट्री इज मोर। तो यहाँ सिमेट्री का रोल नहीं है, तो पी वाले यहाँ पे हम कोई एक्सेप्शन नहीं करते। वैसे भी यहाँ तक कोई 18 तक आपका कोई एक्सेप्शन क्रिएट हुआ भी नहीं है, तो आपको ये देख लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शन हो गए, ऐसा नहीं है कि सारे एक्सेप्शन ये मोर सिमेट्री और मोर एक्सचेंज एनर्जी से एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन कुछ हो जाएंगे। तो जितने आपके एक्सप्लेन हो गए उनको आपको टिक कर लेना है, फिर भी नहीं हुए
उनको डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 से लेके 118 तक आपने सारी की, आप उनको टैली कीजिए, बुक में आपका कुछ अलग आ रहा है, रूल के हिसाब से वहां कुछ अलग आ रहा है। फिर उन एक्सेप्शन का क्या रीजन है, उनमें से कुछ आपके इस बात से एक्सप्लेन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 6 और नियर अबाउट ये 8-10 एक्सेप्शन तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी जो नए जो दूसरे हैं उनका रीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उनका भी कोई रीजन है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता, कोई ना कोई रीजन होता है, एंड वी शुड नो दिस रीजन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी शुड नो द रीजन। थैंक यू।